हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के एक स्पेशल और फाइनल वीडियो में इन आवर एपिसोड नंबर 148। आज के सेशन में हम एक स्पेशल टाइप के हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाले मशीन वॉन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह इस मशीन के रियल वर्ल्ड एक्साइटिंग एप्लीकेशंस पर हमारी खास नजर रहेगी। एक्चुअली ये वीडियो देखते देखते आपको रियलाइज होने लगेगा कि अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से समझा है, उन्हें अप्लाई करके हम एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 90 में हमने ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में जाना था। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाले केस में हमने देखा था जब दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से कूदकर दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं, जिसके कारण इवेंचुअली दोनों ही इंसुलेटिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पेन को अपने बालों के अगेंस्ट रब करते हो तो इस पेन पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। वहीं चार्जिंग बाय कंडक्शन वाले केस में आपको एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में लाना है और उसके बाद आप चार्जेस को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर मूव करता हुआ देख सकते हो। बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस और पॉजिटिव चार्जेस की तो टेंडेंसी ही होती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर नेचुरली मूव करने लगते हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। मतलब जब कभी आप एक चार्ज्ड कंडक्टर को हमारी धरती के कांटेक्ट में लाते हो तो उस कंडक्टर के सारे एक्सेस चार्ज नेचुरली हमारी धरती में जाकर समाहित होने लगते हैं। आगे इस वॉन डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर मशीन को डिजाइन करने से पहले चलिए इसे बनाने के फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है जिसे आपने कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है एंड नाउ दैट ये स्फेरिकल शेल एक प्रकार का कंडक्टर है और इसलिए हमारा कैपिटल क्यू चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिर आप मुझे ये बताइए इस स्फेरिकल शेल के आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी? करेक्ट, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और जैसा कि हम जानते हैं इस तरह के कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है और इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूरे सरफेस और उस मेटल स्फीयर के अंदर भी एक समान ही रहने वाली है। दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओनली। नेक्स्ट, आपको एक छोटे से स्फीयर को जिसका रेडियस है स्मॉल r और जिसके ऊपर चार्ज है स्मॉल q, उसे बड़े वाले स्फेरिकल शेल के अंदर उसके सेंटर पर ले जाकर रख देना है। ऐसा करने से यू विल सी जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके आउटर सरफेस का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल q अपॉन कैपिटल R के बराबर और जो छोटा वाला स्फीयर है उसके आउटर सरफेस का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल q अपॉन स्मॉल r के बराबर हो जाता है। फिर आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक आपने दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के पोटेंशियल की वैल्यूज को देखकर तो समझ ही लिया होगा कि इन दोनों सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस छोटे वाले स्फीयर को दिए गए चार्ज स्मॉल q के प्रोपोर्शनल है। राइट, इसका मतलब अगर छोटे वाले स्फीयर को बड़े स्फीयर के साथ एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो छोटे स्फीयर का स्मॉल q चार्ज इमीडिएटली बड़े स्फीयर की ओर फ्लो करने लगेगा। करेक्ट, चाहे बड़े स्फीयर पर
पहले से ही कितने भी चार्ज का अकोमुलेशन क्यों ना हो, जब तक दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक हमारे पॉजिटिव चार्जेस को कोई भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करने से नहीं रोक सकता, पीरियड। आपको पता है, इस प्रकार जैसे जैसे चार्जेस का अकुमुलेशन स्फेरिकल सरफेस के ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता ही जाएगा। लेकिन कब तक हम इस प्रकार चार्जेस को एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अकुमुलेट कर सकते हैं? सोच के देखिए। द आंसर इज, ऐसा तब तक पॉसिबल है जब तक उस स्फेरिकल सरफेस के चारों ओर सराउंडिंग एयर का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। और यही प्रोसेस हमारे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर मशीन को डिजाइन करने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के जैसा काम करता है। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। ये देखिए वॉन डे ग्राफ जनरेटर मशीन का स्कीमेटिक डायग्राम। इस मशीन में एक इंसुलेटिंग कॉलम के ऊपरी हिस्से में एक बड़े से स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल को माउंट करके रखा जाता है। फर्दर इस मशीन के अंदर आप दो रोलर्स या पुलिस को भी देख सकते हो, एक ग्राउंड लेवल पर और दूसरा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर। और इन पुलिस को कनेक्ट करने के लिए रबर या सिल्क जैसे किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के बने बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हमारा सेटअप पूरी तरह तैयार है एंड यू आर गोइंग टू सी द मैजिक। आप देखोगे इस सेटअप के निचले हिस्से में एक मेटल का बना ब्रश फ्रिक्शन प्रोसेस की मदद से कंटिन्यूअसली चार्ज अकुमुलेट करता रहता है। नेक्स्ट, ग्राउंड लेवल वाला ये ब्रश अपने अकुमुलेटेड चार्जेस को उस मूविंग बेल्ट को ट्रांसफर करता जाता है। ग्रेट। अब हमारे बेल्ट भैया का काम है इन अकुमुलेटेड चार्जेस को ऊपर वाले कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल तक पहुंचाना। यू विल नोटिस ऊपर वाला पुली भी एक प्रकार के मेटल ब्रश से कनेक्टेड होता है, जिसकी मदद से सारे के सारे अकुमुलेटेड चार्जेस को आउटर स्फेरिकल सरफेस तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हम अपने कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर ह्यूज अमाउंट के इलेक्ट्रिक चार्ज को अकुमुलेट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट कि उस कंडक्टिंग सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर के आसपास चले जाता है। अब आप मुझे ये बताइए 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर ही क्यों? अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई तो ऐसा क्या हो जाएगा? अरे भाई, पिछले वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे आगे हो गई तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसे सिचुएशन में एयर का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड द एयर विल बिकम अ कंडक्टिंग मीडियम, जैसा कि हम लाइटनिंग स्ट्राइक के समय विटनेस करते हैं। विच इम्प्लाइज वॉन डे ग्राफ जनरेटर मशीन की मदद से हम 6 से 8 मिलियन वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस कंफर्टेबली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल ये है, इतने सारे चार्जेस को अकुमुलेट करके हमने भारी भरकम वोल्टेज तो जनरेट कर लिया, लेकिन इसका हम करेंगे क्या? वेयर विल वी मेक यूज ऑफ इट? चलिए समझते हैं। ये देखिए, जब ये लड़की वॉन डे ग्राफ जनरेटर मशीन के डोम को अपने हाथों से टच कर रही है तो उसके बालों का क्या हो रहा है? दे आर स्टैंडिंग लाइक मेटल वायर्स, है ना? एक्चुअली इस तरह के हाई पोटेंशियल सरफेस को छूने से पहले आपको एक इंसुलेटिंग सरफेस या एक प्लास्टिक के चेयर के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो वॉन डे ग्राफ जनरेटर के डोम का पूरा चार्ज आपके बॉडी के थ्रू होते हुए ग्राउंड तक चले जा सकता है, और दैट कैन बी अ वेरी पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक फॉर यू। लेकिन अगर आप एक इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर खड़े हुए हो तो आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस उस मेटल के डोम से होते हुए आपके ऊपर आकर अकुमुलेट होने लगेंगे एंड नाउ दैट ये चार्जेस एक दूसरे को
रिपल भी करते हैं, इसलिए वो आपके पूरे बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। और यही रिपल्शन एक कारण है कि उस लड़की के बाल पास पास नहीं रह सकते, वो रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर मशीन के इस एक्सपेरिमेंट को देखकर आप समझ ही गए होंगे। बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज बाय फार द वन ऑफ द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन सबरी एजुकेशनल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर मशीन के डोम को छूना जनरली सेफ होता है। जस्ट मेक श्योर you are sufficiently insulated and the current is low। आपको पता है ओरिजिनली इस वन डे ग्राफ जनरेटर मशीन को न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए इन्वेंट किया गया था। वेरी इंटरेस्टिंगली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर मशीन की मदद से आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करा के एटम के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियल साइंस के फेमस आयन बीम एक्सपेरिमेंट्स में और एक्सरेज के जनरेशन में भी इस इनक्रेडिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर मशीन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना मजेदार। और दोस्तों इसी के साथ आज हमारा एपिसोड नंबर 148 भी समाप्त हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।